हाँ जी, तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो चैप्टर के नाम को समझते हैं कि है क्या। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि हमें इस चैप्टर में पेयर ऑफ इक्वेशन देखने को मिलेंगी। पेयर ऑफ इक्वेशन और लीनियर, लीनियर का मतलब बेटे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वन, जैसे एक्स की भी पावर या वन है और वाई की भी वन है, वन से ज्यादा नहीं होगी, फिर वो क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में चला जाता है, फिर वो लीनियर में नहीं रहता। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब बेटा एक्स और वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है आपके पास। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का मतलब ये है। अभी बेटा इस चैप्टर में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें चाहे इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए चाहे डायरेक्ट इक्वेशन आ जाए, हमें फाइंड आउट करना है बेटे कॉमन सोल्यूशन, इन दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन का मतलब बेटे ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और दूसरी को भी करेगी। दोनों इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई कर जाए एक्स और वाई की वैल्यू, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कॉमन सोल्यूशन। क्योंकि अगर मैं एक्स और वाई की कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लूं, वो एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर जाएंगे, क्या पता वो दूसरी को ना करे। तो जो चीज दोनों के लिए कॉमन नहीं है वो इन दोनों का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमें फाइंड करना है बेटे कॉमन सोल्यूशन। तो हमें कॉमन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में दो तीन मेथड्स है बेटा। ग्राफ से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, या फिर कर सकते हो एलिमिनेशन से। बेटा ये तीन मेथड्स हैं फिलहाल के लिए। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था और एक इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन, दो मेथड और थे बेटा, पर वो अभी रिड्यूस हो गया सिलेबस से, उसके लिए हम अलग से क्लास में लेक्चर कर लेंगे। पर अभी के लिए हम ये तीनों मेथड करेंगे जो हमारे फिलहाल सिलेबस में है। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, हमें तीनों मेथड से ही निकालना क्या है, सोल्यूशन निकालना है कॉमन वाला। तो बेटा कोई भी मेथड पे जाओ आप, चाहे ग्राफ से निकालो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, आपका जो सोल्यूशन है वो सेम ही आएगा। डिपेंड्स कि जो एग्जामिनर है उसने क्या डिफाइन करा है कि किस मेथड से निकालना है। तो बेटा कॉमन सोल्यूशन निकालना है। अभी पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, अभी जरूरी तो नहीं है कि सोल्यूशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हो गए कि या तो सर जी सोल्यूशन आ जाएगा या फिर सोल्यूशन उनका कॉमन कोई नहीं आएगा। दो केस हो गए बेटा यस और नो वाले, कि या तो सोल्यूशन आ गया या सोल्यूशन नहीं आया। अगर तो सोल्यूशन इनका कोई भी कॉमन आया ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म होगी, सीधा आ गया बेटा नो सोल्यूशन। पर अगर सोल्यूशन आ गया, अभी इसमें भी आगे फर्दर क्या चीज है कि अगर सोल्यूशन आ गया तो क्या वो एक है या एक से ज्यादा है। तो यस वाले केस में दो चीजें होगी बेटा, या तो हो गया वन सोल्यूशन, वन कह लो या यूनिक कह लो, वन कह लो या फिर यूनिक कह लो, या फिर हो गए बहुत सारे सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, कुछ भी बोल सकते हो आप दोनों में से। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें होगी, या तो सोल्यूशन आएगा या सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर सोल्यूशन आ रहा है वो एक है या एक से ज्यादा है, वो यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो अभी बेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, पहली एक्सरसाइज हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की सोल्यूशन नहीं है, एक है या बहुत सारे हैं। अभी बेटा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने 9th क्लास में करा हुआ है। आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाती थी, जैसे लेट अस सपोज ये दे दी, तो आप ये बॉक्स बनाते थे एक्स और वाई की वैल्यूज लेके, x0 y2 y0 x5। तो आप इसको ऐसे प्लॉट कर देते थे, कहीं भी 0 5 ये वाला पॉइंट लगा लो और 2 0 वाला, x0 y2 है हमारे पास और x5 y0। तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी कुछ 1 2 3 4 5 1 2। तो बेटा लाइन ऐसे बन जाती थी। तो अभी क्या है बेटे,
लेट अस सपोज अभी यहाँ पे तो एक लाइन थी, अभी आ गई दोनों लाइंस, तो हमें दोनों लाइंस एक ही प्लेन में एक ही ग्राफ में शो करनी है। तो बेटा यहाँ पे एक लाइन आ गई, लेट अस सपोज एक और दूसरी लाइन है, उसका भी आपने ऐसे ही बॉक्स बनाया, सोल्यूशन फाइंड आउट करे, ग्राफ बना के देख लिया। अभी बेटा जब उसका ग्राफ बनाओगे तो उसमें तीन केस होंगे ग्राफ में, कैसे कैसे? या तो जो दोनों लाइंस है आपकी वो ऐसे बिहेव करेंगी, मतलब कि वो पैरेलल है दोनों लाइंस। अगर ये लाइंस पैरेलल है बेटा, तो बेटा इनमें देखो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ये अपना जा रही है, वो अपना जा रही है, इसका मतलब कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइन देख के आप बोल सकते हो नो सोल्यूशन। अगर आपको इक्वेशन दे दी तो उनका आपने ग्राफ बनाया, अगर वो पैरेलल बन गया तो वो आ गया नो सोल्यूशन। अगर वो लाइंस बेटा एक लाइन ऐसे निकल गई, एक लाइन ऐसे निकल गई, इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे कट कर गई, तो इसका मतलब हुआ बेटा ग्राफ की हेल्प से कि इसका है यूनिक सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। तो लाइंस कौन सी है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट वन क्या बचा बेटा? दोनों लाइंस लाइक कोइंसाइड करके एक लाइन यही बनाई, दूसरी उसके ऊपर ही आ गई, तो इसका मतलब है जितने सोल्यूशन इस लाइन के हैं उतने ही सेम दूसरी लाइन के हैं, तो इसका मतलब हुआ ये हो गए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी कि लाइंस क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। तो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? बहुत सारे, क्योंकि ओवरलैप का मतलब है जो इस लाइन का सॉल्यूशन है वही दूसरी का है, जितने सॉल्यूशंस इसके होंगे उतने ही दूसरी के होंगे, इसके 10 सॉल्यूशन है तो दूसरी के भी 10 होंगे और होंगे भी सेम, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा ये तीन केस है, इसका आप चेक करो, आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है उसके बीच ये अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो अगर तो लाइंस पैरेलल है तो उसको बोलेंगे बेटा नो सॉल्यूशन, अगर लाइंस यूनिक है उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, अगर सोल्यूशन यूनिक है तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, अगर सोल्यूशंस बहुत सारे हैं तो उन लाइन को बोलेंगे कोइंसिडेंस लाइंस। ठीक है बच्चे, तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। अभी बेटा और एक चीज आपकी बुक में है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या वर्ड है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब है नॉट सॉल्यूशन। अगर सीधी भाषा में बोले जिसका सॉल्यूशन आ गया उन लाइंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस, जिनका सॉल्यूशन नहीं आया उनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो अभी आप इस ग्राफ को देखो, इसमें सॉल्यूशन है कोई? नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो गई। इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन है बेटा चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन है, मगर सॉल्यूशन है, तो ये दोनों चीजें हो गई बेटा कंसिस्टेंट। तो बेटा अभी वर्ड्स में उलझना नहीं है कि क्या उन्होंने कंसिस्टेंट पूछ लिया तो क्या ही पूछ लिया। अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन है, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो सॉल्यूशन नहीं है, तो वो पैरेलल लाइंस होगी। अभी बेटा ये तो हो गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मगर अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको भाई ग्राफ की हेल्प से नहीं करना, मेरे को बताओ बिना ग्राफ प्लॉट करे कि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी या लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या लाइंस क्या होंगी कोइंसिडेंस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो अभी बिना ग्राफ बनाए हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? तो अभी दिखाता हूं आपको। हम करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास दो कोई भी इक्वेशन है, कोई भी दो इक्वेशंस ले लो। लेट अस सपोज हमने ली बच्चे
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। एक ये एग्जांपल हो गई। एक इधर और एग्जांपल ले लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। ये दो ले ली, फिर इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे। तीनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा इनका ग्राफ नहीं बनाना, बिना ग्राफ के बताओ कि ये लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंस है। सिमिलरली इसका बताना है। तो बेटा आपको क्या करना है, अगर आपके पास ग्राफ बनाना नहीं है तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे इक्वेशन को इसके साथ रिलेट करो। a1 क्या है बेटा 2 है, b1 क्या है बेटा 3 है, c1 क्या है बेटा 5 है। इधर a2 क्या है 3 है, b2 क्या है बेटा -4, c2 क्या है बेटा 7। अभी बेटा ध्यान से एक चीज को देखना है, c दोनों साइड पे सेम जगह होनी चाहिए, या तो इक्वल टू के उधर ही होने चाहिए या इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। ऐसे नहीं कि एक इक्वेशन का लेफ्ट पे ले रहे हो, एक का अपने राइट पे रख लिया, ऐसे नहीं करना। और दूसरी बात, जो भी कोफिशिएंट के आगे माइनस का साइन है आपको वो साथ में ही उठाना है। ऐसे नहीं कि 2 उठा लिया तो 4 उठाना है, 4 नहीं बेटा, -4। a इज योर कोफिशिएंट ऑफ x, b इज योर कोफिशिएंट ऑफ y। तो दो इक्वेशन है तो उनको नाम दे दिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये बेटा चेक करनी है आपको इनकी रेशियो, 2/3 a1/a2। यहां पे चेक करो b1/b2 इज -3/4 या 3/-4 इज द सेम थिंग। तो बेटा देखो a1/a2 और b1/b2 इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, दे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। अगर बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू योर b1/b2 तो उसको हम बोलते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अभी अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट करेंगी सिर्फ एक ही पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करेंगी सिर्फ एक ही पॉइंट पे, क्योंकि कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को काट सकती हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेंगी, यूनिक पॉइंट पे। तो सोल्यूशन हो गया बेटा यूनिक सोल्यूशन। इफ a1/a2 is not equal to your b1/b2 then the lines are intersecting। इंटरसेक्टिंग लाइंस के सोल्यूशन कितने होते हैं, एक। द सोल्यूशन इज यूनिक। अभी आओ बेटा दूसरे पे, इसको लो a1/a2 2/4 कट करके 1/2 आ गया, b1/b2 3/6 कट करके 1/2 आ गया, और c1/c2 ये आ गया बेटा कट करके हमारा 5/10 कट करके आ गया 1/2। तो बेटा यहाँ पे देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 all three ratios are equal। तो a1/a2 is equals to your b1/b2 is equals to your c1/c2। अगर ये तीनों चीजें इक्वल है तो बेटा लाइंस होंगी कोइंसिडेंस लाइंस, और सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इनको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके होते थे बेटा, कोइंसिडेंस लाइंस के। ठीक है बेटा, दो चीजें समझ आ गई। इफ a1/a2 is not equals to your b1/b2 then lines are intersecting। if the तीनों ratios are equal, तीनों रेशियो यहाँ पे इक्वल है, a1/a2 equals to b1/b2 is equals to c1/c2 then the lines are having a infinite solution, coincidence lines होगी। अभी the last case is, तो लास्ट केस है हमारे पास, अगर मान लो लाइंस है हमारे पास बेटा 2x plus 3y is equals to 5, 4x plus 6y is equals to 9। तो सिमिलरली हमें निकालना है बेटा a1/a2 that is 2/4 1/2, b1/b2 that is 3/6 again 1/2, c1/c2 that is 5/9। ये कट नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या आ गया बेटा कंडीशन, a1/a2 is equals to your b1/b2 but not equals to c1/c2। तो अभी बेटा ये आप खुद से देखो कि कौन सा सोल्यूशन होगा, कौन सा रह गया सोल्यूशन हमारा,
हमारा रह गया बेटे पैरेलल लाइंस वाला सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग हो गया, कोइंसिडेंस हो गया। अगर ये आ गया आपका a1 by a2 is equals to your b1 by b2 but not equals to c1 by c2, then lines are parallel और नो सोल्यूशन। और सोल्यूशन क्या होगा बेटे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइंस पैरेलल ही है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो बेटा जरूरी नहीं कि वो आपको पूछे कि फाइंड द सोल्यूशन, वो आपको बोल सकते हैं फाइंड द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बेटा कंसिस्टेंट का मतलब अगर सोल्यूशन हुआ तो वो कंसिस्टेंट है, अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो वो इनकंसिस्टेंट हो गई। कंसिस्टेंट वाली में दो केस आएंगे, कोइंसिडेंस लाइंस का भी और इंटरसेक्टिंग का भी, क्योंकि सोल्यूशन चाहिए। चाहिए का मतलब चाहे वो एक हो चाहे बहुत सारे हो, हमारी जरूरत सिर्फ सोल्यूशन को लेकर है और कुछ भी नहीं। सोल्यूशन है चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं। अगर सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो गया, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है जी, सीधा इनकंसिस्टेंट लिख दो। तो इनकंसिस्टेंट इज ओनली इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस और कंसिस्टेंसी इन द केस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंस लाइंस। ये दो केस आपके पास कंसिस्टेंट के हैं या इनकंसिस्टेंट। होप सो आपको पहली एक्सरसाइज का सारा कुछ समझ आ गया होगा। सॉल्व करके देखो कि सम्स अभी हो रहे हैं नहीं हो रहे। इसके बाद अभी करेंगे हम मेथड बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड और थोड़ी सी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। नोट डाउन कर लो सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। इसके पहले हम थोड़ा सा बेटा रिवाइज करते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज को। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बेटा, जिसका सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट लाइंस, जिसका नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब बेटा चाहे एक सोल्यूशन है चाहे बहुत सारे हैं, मतलब कि पैरेलल लाइंस। इनकंसिस्टेंट है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस आर दोज लाइंस जिनका सोल्यूशन है, चाहे एक है चाहे बहुत सारे हैं, तो उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट, दूसरी को इनकंसिस्टेंट। बिना ग्राफ के कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, if the तीनों ratios are equal a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 then the lines are coincident। अगर पहली दो इक्वल है तीसरी नहीं इक्वल तो उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 पहली दोनों ही इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये बेटा पहले का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया था। अभी आते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास दो इक्वेशंस है। लेट अस सपोज 2x + 4y = 7, 3x - 2y = 4। ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है। हमें क्या करना है बेटा, x और y के लिए कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये बेटा कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम ही डिफाइन कर रहा है कि किसी एक में से वैल्यू को निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, फिल कर दो। तो बेटा किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। पहली बात, कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको इक्वेशन में से x की ही वैल्यू निकालनी है। आप y की भी निकाल सकते हो, x की भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो बेटा लेट अस सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, या सेकंड में से निकालो फर्स्ट में पुट करो, कोई अंतर नहीं है, दोनों बातों में सेम है दोनों। तो बेटा पहले लेते हैं 2x + 4y = 7। यहां से मैं x की वैल्यू निकालनी है बेटा, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चाहे x की चाहे y की। तो x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 2x = 7 - 4y, x = 7 - 4y / 2। ये बेटा आ गई x की वैल्यू। अभी जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है बेटा उसमें नहीं पुट करनी, उसी में दोबारा पुट कर दोगे तो वो वैसे ही बन जाएगी। सेकंड वाली में पुट करनी है, जिससे निकाल ली उसके दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दो। 3x की वैल्यू क्या निकालनी है बेटा, 7 - 4y / 2 - 2y = 4। तो बेटा अंदर लेके जाते हैं, 7 3 = 21 - 12y / 2 - 2y = 4। 21 - 12y एलसीएम लेके यहाँ आ गया -4y डिवाइडेड बाय 2 = 4। तो बेटा ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 21 - 12 और 4 हो गए बेटा 16, 8। 21 - 8 = 16y। 21 में से 8 के बेटा 13 = 16y। y की वैल्यू आ गई बेटा 13/16। यहां से y निकला
y को इधर पुट कर दो तो x फाइंड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 13/16 ओवर 2। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ओवर 16/2, इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 112 माइनस 52 ओवर 16 ओवर 2, ये है ना 10 7 70 7 42। ठीक है बच्चे, ये आ गया 1, इसमें से अगर माइनस करोगे ये आ गया हमारे पास बेटा 60 ओवर ये मल्टीप्लाई हो गए 32, तो इसको आगे कट करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ऐसे फाइंड कर सकते हो आप x और y की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब एक में से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है बेटा, कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में से उठा रहा हूं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceed its smaller by 18, find both the angles। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, अभी इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि सर दिया हुआ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड इट्स स्मॉलर बाय 18, जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा एंगल होगा वो छोटे एंगल को एक्सीड कर रहा है बाय 18। पहले तो एक्सीड का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा होना। तो अब एक्सीड को याद रखने का तरीका है, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट करा करो कि माई मदर एज इज एक्सीडिंग माई एज बाय 20, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एज, आपकी मदर की एज आपकी एज से 20 ज्यादा है। तो एक्सीड का मतलब ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है, तो बेटा ले लो लार्जर एंगल ले लो बेटा x, स्मॉलर एंगल है बेटा आपका y। जो बेटा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल को एक्सीड कर रहा है बाय 18, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, एक्सीड बाय 18। सर ये तो एक इक्वेशन बन गई, अभी दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो बेटा क्वेश्चन में से ढूंढना है, यहां पे एक वर्ड है बेटा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उन एंगल्स, वो एंगल जिन एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। तो आप सीधा ले लो इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180। तो एक ही इक्वेशन होगी, एक ही इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई बेटा। अभी इसमें से x और y की वैल्यू डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू ऑलरेडी y प्लस 18 है, सेकंड में पुट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसमें पुट कर दो बेटा इस x की वैल्यू y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 162 2y, y की वैल्यू आ गई बेटा 81, y 81 आ गया तो x क्या आ जाएगा बेटा 81 प्लस 18 99। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को घुमा कर देते हैं वो, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में से जो इक्वेशंस हैं इन अलजेब्रा हमें खुद से कन्वर्ट करना होता है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड इट्स स्मॉलर बाय 18, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का लार्जर एंगल है वो स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है बाय 18। सेकंड इक्वेशन आप सप्लीमेंट्री से ही बनाओगे, इफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम इज 180, इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम इज 90। इसको नोट कर लो बेटा, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। So our next question is, if 2 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 9/11 and it becomes 5/6 if 3 is added to both numerator and denominator। NCERT का क्वेश्चन है बेटा। तो करेंगे कैसे बेटा, पहले नेट कर लो न्यूमिनेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y।
तो बेटा x और y लेट करने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन होगी, उन्होंने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दो को ऐड करने के लिए बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होने भी चाहिए, तो पहले हमें लेट करने हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर भी x एंड y। अभी इन पे गिवन कंडीशन है जो वो अप्लाई करनी है। If 2 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 9 by 11 and it becomes 5 by 6, वो बन जाएगी 5 by 6। If 3 is added to both numerator and denominator, 3 is added to both numerator and denominator। तो ये बेटा दो इक्वेशंस होगी हमारी, एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी ये होगी। इनको सॉल्व कर लो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो यहाँ पे आ गया बेटा 11x माइनस 9y, ये उधर जाके माइनस का हो गया -4। ये हमारी होगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। बेटा इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये 18 उधर माइनस का हो -3। तो बेटा दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास ये वाली। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इधर कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन है हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। दूसरी इक्वेशन है बेटा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। तो किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो। लेट अस सपोज हम फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो पहले से x कितना आ जाएगा, -4 प्लस 9y ओवर 11। ये बेटा माइनस की थी उधर जाके प्लस की होगी, 11 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अभी इसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में पुट करा बेटा, -4 प्लस 9y ओवर 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -24 प्लस 54y माइनस 55y, बाद में एलसीएम ले लेंगे, मैंने डायरेक्ट ले लिया। 11 इज इक्वल्स टू -3। अब बेटा वन नीचे लगा के एलसीएम ले लो, कितना आ गया बेटा, -24 प्लस 54y, 11 5 जा 55 माइनस 55y ओवर 11 इज इक्वल्स टू -3। तो बेटा यहाँ तक पहुंच गए। इसके आगे बेटा इधर कर रहा हूँ, वहां पे स्पेस कम है थोड़ा। तो बेटा क्या आ गया मेरे पास, -24, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, -54 -55 दैट इज माइनस ऑफ y ओवर 11 इज इक्वल्स टू -3। ये इधर डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई, -33, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का बेटा, y की वैल्यू आ गई बेटा 9, y 9 आ गया, y को यहाँ पे पुट कर लो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू 9 ओवर 11, -4 प्लस 81 ओवर 11, 77 ओवर 11 कट के आ गया बेटा 7, x आ गया 7, y है 9, ना फ्रैक्शन क्या थी x ओवर y, तो आंसर विल बी 7 ओवर 9। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और जो इसके बेटा एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है उसके लिए हम अलग से लास्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें खाली सारे एज वाले प्रॉब्लम्स ही करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है बेटा, कोई भी दो जो इक्वेशन दी होंगी उनमें से आपको कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। चॉइस इज योर्स, कौन सा करना है, एक्स करना है या वाई करना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में चॉइस थी कि कोई भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, तो इसी में भी ऐसे करना। क्या इरिटेट है, कॉलर खड़ा है भाई, टीचरों वाले लक्षण तो नहीं है। चलो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा करते हैं।
2x plus 3y is equals to 4, 7x plus 5y is equals to 6। चलो यहाँ 7 नहीं लेते, यहाँ पे पहले 4 ले लेते हैं, पहले एग्जांपल इजी वाले लेते हैं। तो ये बेटा आपको करना है x या फिर y को एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए बेटा कंडीशन क्या चाहिए, जो दोनों इक्वेशन का, मान लो आपका मन बन गया कि x को एलिमिनेट करना है जी, तो बेटा x को एलिमिनेट करना है तो जो दोनों x है वो दिखने सेम चाहिए। यहां पे तो सेम नहीं दिख रहे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है 4x है, यानी कि उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग है। तो बेटा जब कोफिशिएंट्स अलग होते हैं तो उनको हमें सेम करना है, दिखने सेम चाहिए तब एलिमिनेट होएगा, वरना एलिमिनेट हो नहीं सकता। तो करेंगे क्या, इसको सेम बनाएंगे। ये तो 4 है, अगर मैंने इसको 4 बनाना है तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा जी 2 से। तो ये आ गया 2 2 सा 4x, 3 2 सा 6y, 4 2 सा 8। बेटे सारी इक्वेशन को करना है, मैथ्स में रूल है जो चीज ऐड होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी, जो मल्टीप्लाई होगी जो डिवाइड होगी, ठीक है। इधर सेम ही रह गया, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 था, ये 4 हो गया। अभी एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने का मतलब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। बेटा मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो करके दिखा दूंगा। प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस माइनस ये कट गए, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 6 गए 2, तो y आ गया जी 2। y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कौन सी इक्वेशन में पुट करना है। जैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन में कंडीशन थी कि जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली उसमें पुट नहीं करनी, इसमें कोई चक्कर नहीं है, y निकल गया वो किसी में भी पुट कर दो जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मैं पहले में ही कर दे रहा हूँ, 2x plus 3y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे y को पुट कर दिया बेटा 2, 2x plus 6 is equals to 4, 2x equals to 4 minus 6, 2x equals to minus 2, x की वैल्यू आ गई बेटा -1। तो ये आ गई बेटा दोनों x और y की वैल्यू। अब अगर किसी को ये चीज करनी नहीं आती तो बेटा हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दूसरी इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों का भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4x plus 6y minus 4x plus minus minus 8 minus 6, y सीधा 2 आ गया। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों चीजें सेम है। तो ये हो गया बेटा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम चीज को करते हैं, किसी भी वेरिएबल को करते हैं एलिमिनेट। अब तो ये सीधा आ गया कि सर ये तो इसका मल्टीपल था, हमने कर लिया। अब अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर दोनों वेरिएबल ही डिफरेंट आ जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे 2x plus 3y is equals to 5, 3x plus 2y is equals to 6। तो इसको कैसे करना बेटा, तो बेटा देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो कोई भी एक इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो दूसरे का मल्टीपल अभी नहीं बन रहा। तो आप क्या करोगे बेटा, आपने किसको एलिमिनेट करना है पहले वो अपने माइंड में सेट करो। जैसे मान लो मैं इसमें x को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो बेटा क्या करोगे, जो x के आगे वाला कोफिशिएंट है, इसके आगे क्या है 2, इसको करा दो दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, इसके आगे है 3, इसको करा दो ऑपोजिट से। मतलब जिस इक्वेशन के वेरिएबल का आप कोफिशिएंट उठा रहे हो उसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को कर दिया इससे, 3 को कर दिया इससे। अगर आपने y एलिमिनेट करना होता तो 3 को कर देते बेटा इससे, 2 को कर देते इससे। ठीक है जी, तो अभी ये बन गया बेटा 6x plus 9y is equals to
15, 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा किसी को भी करना है, x को करना है चाहे y को करना है, उन दोनों के कांस्टेंट कोफिशिएंट्स उठाओ, पहले वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को पहले वाली से मल्टीप्लाई कर दो। जिसको भी करना है, x को करना है तो x वाले के उठाएंगे, y को करना है तो y वाले के उठाएंगे। यहाँ पे x के उठाए, अगर y के उठाते तो हम ऐसे करते बेटा, अगर मैं y वाले को करता तो इधर y का 3 है, इधर है 2, तो इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता इससे, इस 3 को कर देता बेटे इससे, तो यहाँ पे y वाले सेम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया जी, ये आ गया 5y, 15 में से 12 गए 3, y आ गया 3/5। ठीक है जी, y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 2x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5। बेटा और एक बात, जरूरी नहीं है कि जिसको आपने मल्टीप्लाई करके जो आपके पास इक्वेशंस बन गई आपको उसी में पुट करना है। आप जो आपको गिवन इक्वेशन थी जर्नल, उनमें भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, आंसर सेम आएगा, ऐसे नहीं कि डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आ गया 2x प्लस 9/5 इज इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 माइनस 9/5, 25 माइनस 9/5, ये आ गया 16/5, ये कट गया, x आ गया बेटे 8/5। तो अगर आप उस तरीके से जाओगे फिर भी सेम आएंगी वैल्यूज, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये आ गया -5x, ये आ गया -8, x की वैल्यू आ गई बेटा 8/5। आप उधर देखो वो भी सेम है 8/5। तो कंडीशंस इस पे कोई भी नहीं है कि कौन से वेरिएबल को आपने लेना है, बस कंडीशन इतनी है सेम करने हैं, चाहे x की करो चाहे y की करो। ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया सिंपल इक्वेशन वाले। अब इसके करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits, find a number। तो बेटा सीधा क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझेंगे कि बोला क्या है क्वेश्चन में। 90% बच्चों को कंफ्यूजन ही रहती है इस क्वेश्चन में कि होएगा कैसे, ये हो जाएगा और कोई ऐसा आ गया उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा ऐसे नहीं करना, बेसिक समझो कि क्वेश्चन के पीछे है क्या। तो बेटा बात किसकी हो रही है, 2 डिजिट नंबर की। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर लिख लो, लेट अस सपोज मैंने लिख लिया 56, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। तो बेटा जो 5 और 6 है वो प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 10 और ये यूनिट प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों हमारे पास हो गए डिजिट्स। ठीक है बच्चे, तो अभी उन्होंने भी यही चीज बोली है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अभी हिट एंड ट्रायल तो लगा नहीं सकते कि ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट का सम 9 हो, यानी कि ऐसे 2 डिजिट कौन से लो मैं सर, 45 ले लो, 4 + 5 9, फिर 54 ले लो, ऐसे तो 72 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं। पर हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, हम लेट करते हैं, लेट वंस प्लेस है जो आपकी वो x है, टेंस प्लेस y है, वंस प्लेस x है, टेंस प्लेस y है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, या फिर आप सीधा इसको 10y प्लस x लिख लो। ये नंबर हो गया हमारे पास बेसिक नंबर, ये वाला। अभी बोल रहे हैं वो इनके डिजिट्स का सम 9 है, जो इसके डिजिट्स है उसका सम कितना है 9, तो डिजिट्स का सम कर दिया 9, ये इक्वेशन बन गई पहली। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अभी नंबर की बात हो रही है तो अभी नंबर पे जाएंगे, अभी डिजिट्स पे नहीं जाएंगे। इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digits, उस नंबर का ट्वाइस जिसके हमने डिजिट्स क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, y की जगह x आ गया, यानी कि अगर नंबर 45 था तो उसको 54 कर दिया।
डिजिट्स क्या कर दिए रिवर्स। तो अभी टेंस वाला 1 पे आ गया, वंस वाला 10 पे आ गया, तो 10y प्लस एक्स की जगह लिख दिया 10x प्लस वाई, रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, ये माइनस होके 88y 11x, ये कट गया बेटा, 8y इज इक्वल टू x। तो एक हमारे पास इक्वेशन होगी बेटा दिस वन, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9, एक होगी बेटा 8y इज इक्वल्स टू x। अभी x की वैल्यू सीधी सीधी पड़ी है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड है, आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, एलिमिनेट करना तो एलिमिनेट करके भी दिखा देता हूँ। y प्लस एक्स इक्वल्स टू 9, 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐड कर दो दोनों को, अभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, दोनों के ऑलरेडी ऑपोजिट साइन ऐड कर दो। y प्लस 8y 9y, इन दोनों को ऐड करोगे कट जाएंगे, 909, y आ गया बेटा 1, y 1 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो, x आ जाएगा 8। तो अभी देखो बेटा y है 1, x है 8, द नंबर इज 18। तो बेटा 18 और 81 बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। अगर आपका 81 आ रहा है तो वो भी सही है, क्योंकि अगर आपने y की जगह x ली, x की जगह y, तो इट में भी चेंज। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लो। आई होप ये आपको अभी समझ आ गया होगा। इसके जैसे और क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इसके बाद करते हैं एक आधा और क्वेश्चन एलिमिनेशन का, फिर टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना went to a bank withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो बेटा क्या चीज है, बैंक में गई, उसको टोटल 2000 रुपये चाहिए थे, उसने कैशियर को बोला कि मेरे को 50 और 100 रुपीज वाले नोट्स ही चाहिए। तो उस कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट दिए, दोनों के मिक्स करके, 50 के भी 100 के भी। तो हमें फाइंड करना है 50 और 100 के उसके पास कितने नोट है। तो बेटा लेट करेंगे, 50 रुपीज नोट कितने हैं, एक्स है, 100 रुपीज के कितने ले आई वो, वाई लिए। अभी टोटल नोट कितने मिले हैं बेटे उसे, रुपीज पे नहीं जाना, अभी नोट्स की बात हो रही है, क्योंकि हमने लेट क्या करें, नोट कितने हैं। तो टोटल नोट उसे मिल गए दोनों के जोड़ के 25। तो बेटा ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अभी उसे कैश कितना चाहिए था, 2000। तो हमें नहीं पता 50-50 के कितने मिले हैं, 10 मिले हैं, 15 मिले हैं या 20 मिले हैं। तो हम लेते हैं कि 50 रुपीज के उसे एक्स नोट मिले ना, तो जितने नोट मिले उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसे बन जाएंगे। जैसे आपके पास 10 नोट है 50-50 के, तो टोटल 500 रुपया हो गया। तो एक्स नोट को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 50 की एक्स नोट है, तो ये टोटल रुपीज हो गए, क्योंकि दूसरा काम बेटा रुपीज में है। टोटल पैसे 2000 है, तो यहाँ पे रुपीज वाली इक्वेशन बनेगी। फिर 100 रुपए के कितने हैं बेटा, वाई है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैश बन गया। कैश कितना बन गया बेटा, 2000। समझ में आई बेटा, ये तो है नोट की इक्वेशन। एक्स और वाई तो नोट है, 50 के नोट और 100 के नोट, नोट की काउंटिंग है 1 2 3 4 5। यहाँ पे है पैसे, एक नोट के 50 रुपए, दो नोट के 100 रुपए हो गए, तो यहाँ पे हो गए पैसे, रुपीज, यहाँ पे है नोट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें से आप 50 को कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, 0 से 0 कट गया, 5 4 20। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन करेंगे, यहाँ पे दोनों सेम ही है तो सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या, y में से 2y गए माइनस y, 25 में से 40 के माइनस 15, तो y आ गया बेटा 15। y 15 आ गया, y को यहाँ पुट करोगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 10। उसके बाद 50 के 10 नोट होंगे और 100 के 15, 1500 पे 500, 2000 रुपया हो गया। ठीक है बच्चे, अभी क्या है, अभी एक चीज को ध्यान में रखना है, चाहे वो एज वाले क्वेश्चन है, चाहे किसी क्वेश्चन का एरिया निकाल रहे हो, चाहे करेंसी वाला कोई टॉपिक है, बेटा इसमें कोई भी आंसर आपका नेगेटिव में नहीं आएगा,
क्योंकि एरिया वॉल्यूम किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी नोट लेकर आई है वो, तो नोट कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी कि -15 नोट मिल गए। या फिर एज वाला क्वेश्चन है, एज भी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ऐसे थोड़ी होगा किसी इंसान की जो एज है वो -20 या -30 हो जाएगी। तो इसलिए बेटा इन सब क्वेश्चन में ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको दोबारा से चेक करो कि कहीं गलती है। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद हम करेंगे जो सिलेबस रिड्यूस हो गया उसके ऊपर एक लेक्चर और एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन के ऊपर एक लेक्चर।